गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राज डिफेंस एकेडमी पर। अब तक दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का बेड़ा उठा रखा है हमने। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो सबसे पहले जो मैंने आपसे स्टार्टिंग की वीडियो जो आप देख रहे हो वर्धनवंश से, वर्धनवंश के बाद जो हमारा टॉपिक होता है वो हमने पढ़ाया आपको ये राष्ट्रकूट वंश वगैरह, ये मतलब कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बाद में जो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम छोटे छोटे सीमावर्ती राज्यों में, जिन राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का जो उदय हुआ उन राज्यों को हम पढ़ते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डीपली जाते हैं हम कि हर्षवर्धन के समय आपने देखा होगा कि आर्यवर्त क्षेत्र में उन्होंने राज किया था। आर्यवर्त क्षेत्र के बाद दक्षिणावर्त क्षेत्र में जैसे ही वो आता है तो अपने साम्राज्य के विस्तार करने में विफल रहता है। और जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनमें हमने क्रम वाइज उन सभी वंशों को पढ़ा। अब उन वंशों के बाद में वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के विस्तृत करने के लिए, विस्तार को बढ़ाने के लिए आर्यवर्त क्षेत्र की ओर प्रवेश करते हैं। तो अब इस समय आर्यवर्त के क्षेत्र में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या कहेंगे हम कि त्रिपक्षीय संघर्ष होगा यहाँ पर आर्यवर्त क्षेत्र में, मतलब उत्तर भारत में कन्नौज के लिए। कन्नौज एक उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक रियासत है कन्नौज। बार बार पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वो किन किन का होता है? सबसे पहले जो इसमें भाग लेते हैं वो, मतलब कि एक साइड तो होते हैं पाल वंश के, कौन शासक? पाल वंश के शासक। और एक साइड इसमें होते हैं गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के, गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के शासक होते हैं इसमें। और तीसरे जो होते हैं वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से राष्ट्रकूट नेता होते, राष्ट्रकूट शासक होते हैं इसमें। इन तीन वंशों का जो एक रियासत के लिए, जो कि उत्तर भारत की रियासत है कन्नौज, इसके लिए जो संघर्ष होता है इसमें इन तीन पक्षों की लड़ाई एक साथ, कौन कौन से? पालवंशी, राष्ट्रकूट वंशी और गुर्जर एवं प्रतिहार वंशी, इन शासकों द्वारा जो लड़ाई होती है कन्नौज रियासत के लिए, इसे इतिहास में बोला गया है, प्राचीन इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष। तो जो पालवंश के जो शासक थे उसमें से हम पढ़ते हैं, जो पालवंश में हम पढ़ेंगे इसके धर्मपाल और कुमारपाल, देवपाल, इन्होंने क्या किया? पालवंश की तरफ से इसका मतलब कि नेतृत्व किया इस संघर्ष का अपने वंश की तरफ से। गुर्जर एवं प्रतिहार वंश में हम पढ़ते हैं विक्रमादित्य और नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, इनको हम पढ़ते हैं गुर्जर एवं प्रतिहार वंश में। और राष्ट्रकूट वंश में जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया वो राष्ट्रकूट वंश संपूर्ण दक्षिण भारत का राजवंश। ये जो संघर्ष था कन्नौज के लिए, ये इनका संघर्ष चला। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं पाल वंश के बारे में, ये आ जाते हैं छोटे छोटे वंश। अब ये इस संघर्ष के लिए हमने ये तो पढ़ लिया राष्ट्रकूट वंश, लेकिन ये दो वंश जो थे ये कहाँ से आए? ये ऐसे आए कि जैसे जैसे धीरे धीरे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की जो सत्ता थी वो कमजोर होती गई, धीरे धीरे कमजोर होती गई और पतन के नजदीक आए। तो जो उत्तर भारत में जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और छोटी छोटी जगहों पर एक नए वंश उभर कर आने लगे। जैसे हम उत्तर दिशा में देखते हैं कश्मीर के कुछ प्रमुख राजवंशों का उदय होता है, जिनमें उत्पल वंश, लोहार वंश वगैरह ये होते हैं। उसके बाद में बंगाल की साइड में, मतलब कि पूर्व भारत में एक पाल वंश का उदय होता है जो कि बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में विस्तृत था। फिर मध्य भारत में हम देखते हैं कि गुर्जर एवं प्रतिहार वंश का उत्पन्न होता है, एक स्थापना रखते हैं मिहिर भोज, नागभट्ट वगैरह, ये किसकी? गुर्जर एवं प्रतिहार वंश की। एक ही नाम है, गुर्जर वंश कह लो या प्रतिहार वंश कह लो। इसके बाद जब हम देखते हैं पश्चिम भारत की तरफ आते हैं तो पश्चिम भारत में क्या होता है कि राजस्थान में एक नए वंश की उत्पत्ति होती है, चहमान वंश या चौहान वंश। चौहान वंश के इर्द गिर्द जितनी भी रियासतें हैं वो सभी को भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को किया है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड,
इस चैप्टर को। तो ये जो प्रमुख राजवंश है, सीमावर्ती राजवंश क्यों बोलेंगे हम इनको, क्योंकि सीमावर्ती राजवंश ये जो हमारा भारत है, इसमें जो ये उत्तर भारत अपना और ये दक्षिण भारत, अब उत्तर भारत में जो जो सीमा के नजदीक जिन वंशों की उत्पत्ति हुई और दक्षिण भारत में भी जिन जिन सीमा के नजदीक जिन वंशों की उत्पत्ति हुई, ये थे सीमावर्ती राज्य। इन सीमावर्ती राज्यों में जो वंश उभर कर सामने आए इतिहास में, उन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, सीमावर्ती राज्यों का उदय कैसे होता है। सबसे पहले हम आते हैं बंगाल की साइड में। पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में पाल वंश की उत्पत्ति होती है। कौन सा वंश? पाल वंश। और जो ये पाल वंश था, ये था बिहार व बंगाल में विस्तृत। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव डाली। पाल वंश की नींव डाली और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मुंगेर। मुंगेर को गोपाल ने अपनी राजधानी बनाया। अब दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जो भी ये प्राचीन शासक थे एंशिएंट हिस्ट्री में, इनमें मैंने आपको 3 शासक बताए ऐसे जिन्होंने 3 विश्वविद्यालयों की रचना की थी। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय महेंद्रपाल, और तक्षशिला विश्वविद्यालय नागवंश के शासक तक्षक, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसी प्रकार जो ये थे गोपाल, गोपाल ने एक अदौंतपुरी विश्वविद्यालय की भी रचना की थी। ये एक विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम इसको याद रखेंगे कि गोपाल ने भी एक यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी जिसका नाम था अदौंतपुरी। और इस वंश का जो महान शासक हुआ, पाल वंश का सबसे महान शासक, वो हुआ धर्मपाल। जो अभी एक सेकंड पहले आपको बताया, वो ही धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की रचना की थी, इसी ने की थी। ठीक है, तो इन 3 यूनिवर्सिटियों को भी याद रखते हैं। और इसके साथ में जो हमने आज पढ़ी अदौंतपुरी विश्वविद्यालय, ये अदौंतपुरी एक जगह का नाम है, अदौंतपुरी। और इस विश्वविद्यालय की रचना की थी गोपाल ने, पाल वंश के शासक गोपाल ने। पहला पालवंशी शासक जो था धर्मपाल, इस वंश का, किस वंश का पहला शासक? पाल वंश का पहला शासक गोपाल, धर्मपाल, जिसने इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो पालवंशी वो पहला कौन सा शासक था जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पालवंश की तरफ से नेतृत्व किया था? वो था पालवंश का शासक धर्मपाल। अब अदौंतपुरी जो विश्वविद्यालय बताया आपको, जो कि बिहार में है, अदौंतपुरी एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ये, इसी के नाम से बिहार में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया देवपाल द्वारा। इसी वंश के महान शासक देवपाल, जिसके द्वारा बिहार में अदौंतपुरी, जो कि बिहार में है, विश्वविद्यालय भी है, जगह का नाम है, अदौंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? देवपाल द्वारा। अब ये जो पालवंश है ये कहां पर विस्तृत बताया दोस्तों आपको? बिहार व बंगाल के क्षेत्र में। जब हम हर्षवर्धन के चैप्टर को पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि उस वंश की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे सामंत थे ये, छोटी छोटी, जिनको जनजातियों के नाम के नाम से भी मैंने उसको आरक्षित किया था, उनको बढ़ाया था थोड़ा सा। कैसे? मोखरी, मोखरी के बाद मैत्रिक, मैत्रिक के बाद गोड़, शशांक, ये जनजातियां थी, या इनको छोटी छोटी रियासतें भी कह सकते हैं, उस वंश के स्टार्ट होने से पहले। तो उन्हीं गोड़ में से एक गौड़ रीतिक नामक साहित्यिक रचना का विकास हुआ। कौन सी? गौड़ रीतिक, याद रखेंगे, गौड़ रीतिक। गौड़ रीतिक नामक साहित्यिक विद्या, इसका विकास इसी काल में हुआ। अब ये साहित्यिक विद्या कैसे कि जिस भी क्षेत्र में हम पढ़ाई लिखाई या कविताओं का या कविता लिखने का या नॉवेल्स लिखने का वर्णन करते हैं, कोई भी अभिलेख लिखते हैं हम इतिहास में, प्राचीन इतिहास में देखते हैं उस वंश का साहित्यिक स्रोत। तो जो पालवंश का जो साहित्यिक स्रोत था वो था गौड़ रीतिक, और ये एक साहित्यिक विद्या के नाम से, साहित्यिक विद्या के नाम से प्रसिद्ध हुई गौड़ रीतिक। किसके द्वारा?
पाल वंश के शासकों द्वारा। इन्होंने गौड़ रीतिक विद्या को अपनाया था। ठीक है, तो अब ये जो था ये था हमारा पाल वंश, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार में विस्तृत था। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे राजवंश हैं जो कि सीमावर्ती राजवंश ही थे। इन्हें हमने नाम दिया है कश्मीर के राजवंश, जो कि हमारे उत्तर भारत में जिन सीमावर्ती राज्यों में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है उसमें शामिल है एक कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के राजवंशों में हम पढ़ते हैं कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इन तीन वंशों को पढ़ते हैं हम कश्मीर के लिए। ये तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ना कुछ बड़े हैं, सिर्फ छोटे छोटे 2-4 लाइनों के तीन वंश हैं ये, और इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है अपना पेपर में इस वंश से। तो जो कारकोट वंश है ये था कश्मीर का राजवंश। सबसे पहला 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्मन ने कारकोट वंश की नींव डाली थी। किसने? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्मन ने कारकोट वंश की नींव डाली थी। एक आप पता होगा आपको कि ये छोटे छोटे राजवंश जो हम पढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि छठी से 6th से 12th, छठी से 12वीं शताब्दी के मध्य, छठी से 12वीं शताब्दी के मध्य हम इन राजवंशों के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसमें जिस वंश का जो काल आया उसी को हमने पढ़ा। तो ये जितने भी थे ये छठी से 12वीं शताब्दी के मध्य थे और इसी काल को हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उत्तरकालीन भारत। ठीक, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, फिर उत्तरकालीन, पूर्वकालीन, ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट में जो काल था, टाइम पीरियड था, वो था छठी से 12वीं शताब्दी का मध्य, जिनमें छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। इनमें से कुछ शासक तो संपूर्ण भारत पर कब्जा भी करते हैं, जिनमें हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा था, पूरे भारत पर ही कब्जा किया था उसने। उसी की तरह हम इन वंशों को पढ़ रहे हैं। तो जो दुर्लभ वर्मन था, दुर्लभ वर्मन, इसने कश्मीर के कारकोट वंश की नींव रखी। अब ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री था, जो कि भारत आया था, इतिहासकारों ने ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहकर संबोधित किया है। किस काम के लिए आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की इसने नालंदा विश्वविद्यालय से, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ह्वेनसांग की इसने प्रशंसा की, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की प्रशंसा की अपनी CU की पुस्तक में। इसकी जो पुस्तक थी कौन सी? CU की। इस पुस्तक में इसने हर्षवर्धन की प्रशंसाओं का वर्णन किया है, इसने उसके राजकाज का वर्णन किया है। 634 से 644 तक ये उसी के दरबार में रहा था। इतिहासकारों ने इसको यात्रियों का राजकुमार कहा। अब इस लाइन में देखिए, ह्वेनसांग ने इसके समय कश्मीर की यात्रा की थी। मतलब कि जो CU की पुस्तक है ह्वेनसांग की, उसमें हमें ये वर्णन मिलता है कि इसको यात्रियों का राजकुमार इसलिए बोलते हैं कि इसने कंप्लीट भारत में भ्रमण किया था। हमने नीचे भी देखा था कि नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी ये गया था दक्षिण में, यहाँ उत्तर में कश्मीर में भी देख रहे हैं कि ह्वेनसांग इसी के समय किसके? कारकोट वंश में ही क्या करता है? दुर्लभ वर्मन के दरबार में जाता है। मतलब इसने अपनी पुस्तक में संपूर्ण यात्रा का विवरण दिया है, इसीलिए इतिहासकारों ने ह्वेनसांग को बोला है यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग ने इसके समय कश्मीर की यात्रा की थी। किसके समय की थी? दुर्लभ वर्मन के समय, कारकोट वंश में। अब उसके बाद जो हम पढ़ते हैं दूसरा वंश, छोटा सा बिल्कुल, उत्पल वंश। उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन। उत्पल वंश, कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश, जिसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। अब ये अवंतीपुर भी एक जगह का नाम है, उसी के नाम से, जगह के नाम से ही इस शासक का नाम याद रखेंगे हम, अवंती वर्मन। अब इस वंश में एक लाइन और याद रखते हैं हम कि अवंती वर्मन ने जब उत्पल वंश की नींव डाली तो इसी के समकालीन, अवंती वर्मन के ही समकालीन थे एक सुई, जो कि इसके दरबार में रहते थे। और सुई ने क्या कार्य करवाया था इतिहास में? सुई ने सिंचाई के लिए
नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सुई द्वारा हुआ। किस वंश में? कश्मीर के उत्पल वंश में। और वही उत्पल वंश जिसके संस्थापक अवंतीपुर नाम के जगह से फेमस जो नाम हुआ था अवंती वर्मन। इसी के शासन काल में समकालीन थे, इसके दरबारी थे सुई। और सुई ने कश्मीर में सिंचाई के लिए, जमीन की खेती बाड़ी करने के लिए आम लोगों तक पानी पहुंचाया था नहरों के माध्यम से। ये विकास कार्य हुआ था सुई के समय में, सुई के द्वारा अवंती वर्मन के समय में। किस वंश में? उत्पल वंश में। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम याद रखेंगे। लास्ट में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सबसे लास्ट कश्मीर का लोहार वंश। और लोहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे संग्रामराज। लोहार वंश के जो संस्थापक थे कश्मीर में ही वो थे संग्रामराज। इस वंश का जो शासक था कौन? हर्ष। संग्रामराज के बाद में हर्ष, ये इस वंश का कवि था और एक महान विद्वान था, महान ज्ञाता था लोहार वंश का। किसके बाद में? संग्रामराज के बाद में हुआ हर्ष। और हर्ष एक कवि था, महान कवि, एक महान साहित्यकार, महान विद्वान इस वंश का। इसी का जो समकालीन था वो था कलहण। हर्ष के ही समकालीन थे, हर्ष के कलहण। और कलहण यहां से कम 3 या 4 बार एग्जाम में, ये नेशनल जीके में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राजतरंगिणी किसकी रचना थी? कलहण की रचना थी। और या इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है कि कलहण की रचना कौन सी थी? राजतरंगिणी। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको 4 पुस्तकों का नाम मिलेगा और क्वेश्चन में पूछ लिया कि कलहण की रचना कौन सी है, या कलहण की रचना कौन सी है, या राजतरंगिणी किसकी रचना है प्रसिद्ध पुस्तक, ये किसकी है? कलहण की रचना। अब राजतरंगिणी में क्या लिखा हुआ है? राजतरंगिणी में जो कश्मीर के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है राजतरंगिणी पुस्तक में, कलहण के द्वारा रचित। और इसी राजतरंगिणी पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखा हुआ है कि कश्मीर के महान शासक जयसिंह के बाद में इस वंश का पतन हो जाता है। किसके बाद में? जयसिंह। और इस वंश के पतन के बाद राजतरंगिणी पुस्तक से हमें ये वर्णन मिलता है आज। तो दोस्तों, ये जो सीमावर्ती राजवंशों का जो उदय, फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो बाकी के जो सीमावर्ती राज्य बच गए या छोटी छोटी रियासतें बच गई, उन सभी को सिर्फ एक ही पार्ट में रिवाइज करेंगे हम। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने देखा होगा कि हरियाणा जीके के लेक्चर भी साइड में एक लेक्चर डेली आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है सीईटी के बैच के लिए। तो सीईटी के बैच की तैयारी करें एचएसएससी के लिए, और बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस, नेशनल जीके की क्लासेस ये जो ये पढ़ी हमने, और हरियाणा जीके की क्लासेस। हरियाणा जीके की क्लास वही स्टूडेंट देखे जो एचएसएससी के लिए भी हैं, जिन्होंने सीईटी के लिए भी अप्लाई कर रखा है। बाकी जो सेंटर के एग्जाम्स हैं जो हमारे, उनके लिए जो बैच चल रहा है, जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके की, इनको आप कंटिन्यू फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।